सबसे पहले सर देखिए, सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से ये बड़ा बयान कि गलत नैरेटिव पेश किया गया, जिसकी वजह से युद्ध जो है ये हो रहा है। ऐसे में अमेरिका भी दुश्मन बना है, बाकी अन्य देश भी जो है अलग थलग जो है वो पड़े हुए हैं। तो अब ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की जाता है दिख रहा है आपको, या फिर यूएनएससी की जो बैठक चल रही है उसमें कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी तो जो दिख रहा है ये बहुत वेरी डेंजरस सिचुएशन है। इसका तो डी एस्केलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो पूरे मिड ईस्ट में आग लग जाएगी, और अभी लगी रही है। अभी अभी इसराइल में बॉम्बिंग हो रही है, ईरान में बॉम्बिंग हो रही है, तेहरान में बॉम्बिंग हो रही है, और सुना है कि यूएसए ने भी अब 3 न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर दिया है। सो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी एस्केलेट हो जाए ये। अगर नहीं होगा तो फिर यस सीरियस मामला है। आप देखिए, आप तो डी एस्केलेट करने के लिए सर कौन यहाँ पर जो है ये एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ाएगा? क्योंकि देखिए चाइना रशिया एक अलग चल रहे हैं, अमेरिका अलग, सऊदी अरब ने निंदा तो कर दी, लेकिन वो इस पे अब कितना अपना पक्ष और रख पाएंगे, कितना समर्थन ईरान को दे पाएंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। ऐसे में ये स्टेप उठाएगा कौन? यूएन स्ट्रांग नहीं है उतना। ये रशिया जो है, रशिया भी अभी एक्टिव हो रहा है, नॉट इन टर्म ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व, वॉर में जाने के लिए हाजिर होने के लिए नहीं कर रहा है, बट डी एस्केलेट करना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी मिल रही है। यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी कहा है, काफ़ी कहा है कि आप अब ज़रा डी एस्केलेट करिए और नेगोशिएशन टेबल पर आइए, ताकि हम जो न्यूक्लियर ट्रीटी जो डिस्कशन जो हो रहा है उसके आगे बात बढ़ा दें। सो आई थिंक जितना ही प्रेशर वॉर के एस्केलेशन का है, उतना ही प्रेशर पड़ रहा है डी एस्केलेशन के लिए। सो काफी मेजर पावर जो है वो अभी इन्वॉल्व हो रही हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर डी एस्केलेशन हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी खामखा बड़े काफी लाइव्स गए हैं, और क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तेहरान इतनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन ईरान ने किया है बड़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड। सो बट यही है कि किसी तरीके से अगर कम हो जाए तो अच्छा ही है। डिस्कलेशन की जो बात हो रही है सर, तो क्या हम ये माने कि सिर्फ जो न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर के उस पर अगर सहमति बन जाती है कि ईरान ये कहता है कि ठीक है जो हम यूरेनियम का संवर्धन कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे, या फिर सत्ता परिवर्तन, जिसकी बात देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन यानी कि खामनेई को जाना है, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसी के बाद जो है ये युद्ध जो है वो रुकेगा? कैसा लग रहा है? ये जो पावर्स हैं इजराइल के, यूएसए के, ये कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि खामेनी जाए, लेकिन अब ये देखना चाहते हैं कि खामेनी को ये लोग किसी तरीके से निकालेंगे, या वहाँ होप करेंगे इंटरनली वहाँ रेवोल्यूशन हो जाए ईरान में, और वहाँ के अंडर प्रेशर फ्रॉम ईरानियन पीपल द रेवोल्यूशन वो खुद ही फिर स्टेप डाउन कर जाए। तो अभी राइट नाउ जो ये डिबेट चल रहा है, चेंज ऑफ रूल इन ईरान, वो देखना यह है कि कैसे होगा ये, लेकिन होने वाला तो एविडेंट है, इट्स क्वाइट एविडेंट एविडेंट कि ये होने वाला है। तो ये तकरीबन आपको क्या लग रहा है सर कि कितना टाइम और यहाँ पर जो है वो लिया जा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट को चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए, और वो टाइम लेता है। हम बांग्लादेश को देखें कि किस तरह से वहाँ पर शेख हसीना का जाना, किस तरह की स्थिति वहाँ पर हो गई थी, क्योंकि अगर ये बदलाव होता है, एक धार्मिक सरकार जाती है, तो वहाँ पर बहुत कुछ जो है उथल पुथल जो है वो पूरे एक देश के अंदर में देखने को मिलता है। तो इसको लेकर के फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देखिए, इसमें यह है कि किसी तरीके से ना इनको ऑनरेबल एग्जिट के लिए तैयार करना चाहिए। ये इसमें स्पेशली यूएसए कैन प्ले बड़ा मेजर रोल, कि इनको कोई बहाना दे के कि भाई तुम ग्रेसफुली निकलो बाहर, और फिर हम बाद में नेगोशिएशन टेबल पर आ जाइए वापस, और फिर हम आगे करके देन वो दे देंगे, ऑलिव ब्रांच तो पकड़ा देंगे जो नई रजीम आएगी ईरान की। लेकिन अगर आप ऑनरेबल एग्जिट इनको नहीं, एग्जिट पॉलिसी इनका एग्जिट एस्केप राउट नहीं देंगे इनको, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको देना चाहिए अभी थोड़ा बहुत एस्केप राउट इनको निकलने के लिए, बट ग्रेसफुली। डॉक्टर सुभाष, इस बात को भी, क्योंकि देखिए ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, यूएन का दरवाजा खटखटाता है, आज बैठक भी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, लेकिन ऐसे में इस बीच में जो है ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको हम बंद कर देंगे, डमरू मध्य को हम बंद कर देंगे, जिससे हम कहें कि बाकी देशों को, क्योंकि व्यापार सबसे ज्यादा वहीं से होता है, ट्रेड वहीं से चीजें होती हैं, तो उसे बंद कर देना या उसकी तरफ एक स्टेप उठा लेना या उसकी धमकी देना,
इसे कैसे ये देखा जाए? धमकी है, ये है तो धमकी है, लेकिन यही है ना कि आपको वही तो है ना, ईरान भी तो ऐसे चुपचाप चुपचाप मार नहीं खाएगा। अगर हम्म। मार पड़ती भी है उनको, लेकिन फिर भी वो दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े तक्कड़ की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। हम्म। और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर वो बंद करेंगे तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। वो कोई भी पावर होने नहीं देगा वहां। तो फिर पूरी तरह आग लग जाएगी। बट कहने के लिए ईरान कह रहा है कि हम हार्मुज बंद कर देंगे, वो ठीक है। आई मीन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन धमकी देंगे वो लोग। और और ये अगर होता है सर, तो फिर ये आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि खासतौर से चाइना के लिए भी, क्योंकि देखिए पेंटागन से एक अधिकारी की तरफ से ये बिल्कुल बयान आ गया है कि ये कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइना करने नहीं देगा। एब्सोल्युटली यही तो इसीलिए फिर वहाँ बड़े वो यूएसए के लिए भी ठीक नहीं अगर वो बंद हो जाए, चाइना हम्म। के लिए भी ठीक नहीं, और किसी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सारा ट्रेड वहीं से जाता है, या जो मिडिल ईस्ट के साइड से है। तो बट है वो हार्मोन, स्टेट ऑफ हार्मोन वो ईरान में है, तो वो तो चाहेंगे कि उस पर कोई कंट्रोल रहे। हम्म। तो वो धमकी तो देंगे और दे भी रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम कि उन्होंने बंद किया कि नहीं किया, लेकिन जो कल जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो खबर आई है, जो कि इन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किए हैं, वो भी बी बॉम्बर से, उसमें अगर वो एक्चुअली हुआ है और डैमेज हुआ है, तो उससे ये लोग आ जाने चाहिए वापस नेगोशिएशन टेबल। मेरे दिस इज माय ओपिनियन। जी। डॉक्टर सुभाष, देखिए आपने एक वर्ड का एक्चुअली अगर हुआ है, तो दैट मीन्स कि आप भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ है, हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान अपने पास। जी। मैंने इसलिए कहा वो, क्योंकि जब मिसाइल हिट होती है, टेक्नोलॉजी की ऐसी बात है कि एक तो डायरेक्ट हिट हुआ कि नहीं हुआ, नंबर 1, और नंबर 2 वो कहते हैं कि दीज आर बस्टर्स, बॉम्ब जो है बस्टर्स है। वो कितना डीप गया नीचे जाके, कहाँ लिटरली कितने गया नहीं गया, वो अभी पता नहीं। जैसे एक्सटर्नली जब मिसाइल हिट करते हैं तो आग निकलती है, एक बिल्डिंग गिरती है, लोग भागा दौड़ी करते, पता चला। लेकिन जब डीप डाउन होता है पहाड़ के अंदर, वो क्या इम्पैक्ट हुआ इसका अभी नहीं मालूम। लेकिन जनरली बड़े प्रिसीजन मिसाइल होते हैं, एंड दे आर वेरी हेवीली गाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव नॉट हिट द, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि टारगेट हिट किया है उन्होंने। और पैनिक तो है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, एंड जो कि यूएसए में मेरे साथ पढ़ाते थे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो उनसे पता चला है कि नहीं, नुकसान तो हुआ है बहुत, बॉम्ब गिरे हैं। ये जो 3 न्यूक्लियर साइट है वहां भी गिरे हैं, वहाँ लोकली न्यूज ये फैली हुई है कि यहाँ गिरे हुए हैं। अब वो कितना इम्पैक्ट हुआ उसका, मेरे ख्याल से तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा उसका। एंड माय गेस इज कि अनदर 48 आवर्स में ये बड़ा क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल, नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स इसमें देखना है कि क्या होता है। लेकिन सर बिल्कुल। मेरा सवाल सर इसलिए भी था क्योंकि आपके एक्चुअली कहने पे, और खासतौर से क्योंकि इसको लेकर के ईरान लगातार ये कह रहा है, कंटिन्यू उसकी तरफ से ये बात आ रही है या बयान दिया जा रहा है कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे थे। अब ऐसे में ये, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे थे तो फिर आपने रेडिएशन को लेकर के एक जांच क्यों की अपने तरफ से, IAEA क्यों वहां पर पहुंचता है और वहां पर ये जांच, और आज एक इमरजेंसी मीटिंग क्यों होती है? तो ये क्या एक झूठा प्रोपेगेंडा ईरान की तरफ से फैलाने की बात हो रही है? और देखिए इजराइल पे एक नेगेटिव नैरेटिव जो है गलत लगाने की का आरोप भी लगा है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा था यहाँ पर इस चीज को लेकर। देखिए, जब जब यूरेनियम एनरिचमेंट होता है तो वो पूरी असेंबली लाइन तैयार हो जाती है। उसमें कितनी देर लगती है बॉम्ब बनाने में? कोई ज्यादा देर थोड़ी लगती है। ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दिस इज फॉर सिविल पर्पसेस, यह है। लेकिन जब जब टेक्निक आ गया उनके पास, प्रोसेस आ गया, तो इसमें देर नहीं लगती बॉम्ब बनाने। तो कोई ना तो इजराइल बेवकूफ है, ना यूएसए बेवकूफ है, वो सब जानते हैं। और ईरान के पास कितना अभी मसल पावर रह गई है फॉर एनरिचमेंट एंड प्रिपरेशन मेकिंग ऑफ बॉम्ब्स, वो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से दे हैव बीन बैडली वीकन, काफी नुकसान पहुंचा हुआ उनका। जो जो इनका जो नेटवर्क है वो काफी डिस्ट्रॉय किया है। पहले इजराइल ने किया, अब इन्होंने यूएसए ने भी कर दिया। और बिल्कुल। देखिए, जी। जैसे जैसे अभी वो पाकिस्तान में, जैसे जब ये रिसेंटली हुआ, तो पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया में यही बॉम्ब कर दिया, वो बॉम्ब कर दिया, ये बॉम्ब कर दिया, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू शो कि नहीं नहीं हमारी मिट्टी प्लेट नहीं हुई है। तो वैसे ही अभी वही कुछ ऐसे ही दिख रहा है यहाँ भी कि ईरान में अभी वो थोड़ा बहुत तो कहेंगे ना कि हम भी लड़ाई लड़ रहे अच्छी खासी।
तो ये एक बट ये है। जी, ये हाँ जी। प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, एक झूठ जो है लोगों के सामने रखने का कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, कोई रेडिएशन नहीं है, लेकिन है अगर नहीं है तो फिर आईएईए क्यों आज एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो करने जा रही, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर भृगुराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, फॉरेन एक्सपर्ट है, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भृगुराज सिंह, आपके पास आते हुए सर इस बात को कि जो बात यहाँ पर डॉक्टर सुभाष कह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, आप कैसे देख रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत आभार आपने मुझे यहाँ न्योता दिए आने का। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश का नागरिक पूरी दुनिया भर में कोई भी देश का नागरिक युद्ध या जंग नहीं चाहता है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सरकार का फैसला है और सरकार ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा, जो भी फैसला हो उनका। तो एक नागरिक होने के नाते तो सबकी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द शांति कायम हो। और जो भारत का पूरे दुनिया के प्रति एक पैगाम है, शांति का पैगाम, वही एक सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन सकता है आगे वाले 48 घंटों के आने के लिए। जी सर देखिए, अभी हम क्योंकि लगातार ये भी देख रहे हैं कि अगर अब यूएनएससी की जो बैठक चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण और आपातकालीन ये बैठक बुलाई गई, ऐसे में चाइना का एक अपना अलग जो है बयान वो सामने आता है, रशिया जो है वो एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर में हमलावर है, और ऐसे में हम अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देख रहे हैं। भारत एकमात्र जो लगातार शांति की बात, और ब्रिटेन की तरफ से भी एक शांति वार्ता की बात जो है वो सामने आ रही है, तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती, क्योंकि देखिए दोनों ही देश मित्र देश हैं भारत के। भृगुराज जी। जी जी जी, ये तो बिल्कुल लाजमी है। ये तो भारत जो दिशा चाहता है, बता रहा है सबको। मेरे ख्याल से जो अभी 48 घंटों में जो अभी जो पिक्चर उभर के आएगी वो इसी दिशा के प्रति उसका आप देखिए झुकाव होगा, और उम्मीद तो सबकी यही है। लेकिन अब कौन सी सरकार क्या फैसला करती है, उनका अंदर जी टिप्पणी देना तो मतलब हर एक नागरिक के मेरे ख्याल से उसके बाउंड्री के बाहर है। नहीं, हम क्योंकि सर्कमस्टांसेस को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसीलिए ये तमाम सवाल जो है, अब क्योंकि लोग हैं तो उनके जहन में भी चीज़ें उठ रही हैं। डॉक्टर सुभाष, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक भारत की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए भारत की तरफ से एक इनिशिएट जो है वो रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी किया गया था। ऐसे में देखिए यूक्रेन भी नहीं माना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी कोशिश की कि चीज़ें जो है स्थिति सामान्य हो जाए। यहाँ पर रशिया की तरफ से भी जो है बातचीत के लिए कहा गया था कि बातचीत से चीज़ों को सुलझाइए। अब अगर यहां पर ईरान इजराइल का ये युद्ध रुकता है, ये 48 घंटे के अंदर अंदर, जिसको आप बहुत क्रूशियल बता रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हमें रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी थमता हुआ दिखाई दे देगा। जी जी, देखिए देखिए, पहले तो मैं बताऊं, जो भिखू जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है वेरी रिस्पॉन्सिबल नेचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान के साथ भी जो हुआ, इन्होंने 3-4 दिन के जो झगड़े किए उसके बाद डीएस्केलेट कर दिया था। ट्रम्प कह रहे हैं उन्होंने क्या कोई कर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मोदी जी की सरकार ने डिसीजन ले लिया था और डीएस्केलेट कर दिया था। तो भारत दे मीन वेरी वेल, और दे इंटेंशन के उनके यही है कि इन पर प्रेशर डाले दोनों कंट्रीज पर कि अब इसको आप डिफ्यूज कर लो। तो भारत तो डेफिनेटली इज वर्किंग टुवर्ड्स डी एस्केलेशन, और वही राइट स्टेप, राइट डायरेक्शन वही है। फिर सवाल ये है कि ये किसी तरीके से, वही मैं जैसे कह रहा था आपको, कि एक ग्रेसफुल एस्केप राउट, ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि ये लोग वापस टेबल पर आ जाए, नेगोशिएशन टेबल पर ना। आप जैसे कह रहे हैं कि ऑफकोर्स अगर देखी जाए, अगर आप पुरानी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स देखी जाए, तो एक साइड रशिया, एक साइड यूएसए है, या सोवियत यूनियन और अमेरिका। वो नहीं है। रशिया में भी इन सपोर्ट ऑफ ईरान, बट वो नहीं चाहेगा कि ये एस्केलेट हो, वो भी यही चाहते हैं कि डी एस्केलेट हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि चाइना भी यही चाहता है कि डी एस्केलेट, बिकॉज ये तो तूफान आ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगी। तो
आई थिंक सब यही कोशिश करेंगे इसको डिफ्यूज करने की। बिल्कुल डॉक्टर सुभाष, लेकिन ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि खुल करके समर्थन ना देना लेकिन पीछे से आप समर्थन दे रहे हो जिसमें आपका नाम ना आए लेकिन आप उनको पूरी तरह से जो वेपन्स है वो आप मुहैया करा रहे हैं, आप दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। खबर भी चाइना ऐसी आ का रही है वेपन सर। बिल्कुल नहीं, वो तो है ही। ये तो वेरी क्लियर है कि यूएसए के जो वेपनरी है वो इसराइल यूज कर रहा है, और ये भी वेरी क्लियर है कि ईरान भी जो है उनकी वेपनरी है वो चाइनीज है और रशियन भी है, मिग है उनके पास। ये वेरी क्लियर है। लेकिन ये तो रही ना डिफेंस के परचेज, डिफेंस के ट्रेड बढ़ाने के लिए। लेकिन जब जब ऐसी नौबत आती है कि नाउ वी आर एट द ब्रिंक ऑफ अ मेजर वॉर, वर्ल्ड वॉर, तो उसमें फिर ये लोग बड़ी बड़ी कंट्री जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिहेव करते हैं। मुझे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए मैं तो बड़े सालों से यूएसए में हूँ, काफी एडमिनिस्ट्रेशन देखी है। दे आर व्हेन द चिप्स आर डाउन तो दे विल बिहेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड स्पेशली यूएसए विल पुट इनफ प्रेशर ऑन बोथ इजराइल एंड ईरान नाउ कि भाई अब खत्म करो। मैं डॉक्टर सुभाष थोड़ा सा डिसएग्री इस चीज पे करूंगी, क्योंकि अब जिस तरह से एक मैच्योरिटी के साथ जो होना चाहिए था, तो फिर ऐसे में आसिम मुनीर को बुलाना एंड उसके बाद जो है इस तरह के एक हमले करना, क्या लग रहा है कि अगर आपने हमला कर दिया, मतलब जो बात देखे बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे थे कि शक्ति ही शांति के लिए, तो इज इट पॉसिबल कि अब जब आप हमला कर रहे हैं तो ईरान जो है वो कहेगा कि नहीं नहीं हम तो सरेंडर कर दे रहे हैं क्योंकि आपने हमारे 3 परमाणु साइट्स पे हमला कर दिया है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बमबारी करेंगे तो आपके ऊपर भी बमबारी होगी। ईरान तो नहीं कहेगा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, ईरान नहीं कहेगा, लेकिन वो हमें उनको सरेंडर कराने के लिए उनको ये नहीं बोलना कि भाई तुम सरेंडर कर रहे हो। उनको बोलो कि ठीक है आप दोस्ती आओ, आप टेबल पर आओ, नेगोशिएशन फिर से शुरू करते हैं। तो वो ईरान भी 1-2 शर्त रखेगा अपनी, कुछ ना कुछ तो रखेगा कि आप ये तो ईरान तो बोल रहा है कि आपने ये एयर अटैक्स बंद करो, आप अटैक हम पर बंद करो, हम आएंगे वापस करेंगे डिस्कस। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी दिखाना पड़ेगा इनको, थोड़ा सा ऑलिव ब्रांच जिसको कहते हैं। तो जहाँ रही मुनीर की बात, अब मुनीर का पर्पस क्या था यूएसए में आने का? कभी कभी तो रियल पर्पस मालूम नहीं होता है, लेकिन वो आया है तो कहीं ना कहीं ये लोग भी बातें कर रहे होंगे किसी को बात किया। अब ये मालूम नहीं है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि मुनीर और ट्रम्प की क्या बात हुई है। ये तो जनरली स्पेकुलेट की क्या बातें हो रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रम्प शायद पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर डलवाना चाहेगा ईरान पर कि भाई आप करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, नेगोशिएट करिए। सो वी रियली डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। क्या हुआ लेकिन यस यू आर राइट कि एक मुनीर जैसे फील्ड मार्शल को बुलाया हुआ एब्सोल्युटली और उनसे बातचीत करना। हम सब जानते हैं कि लाइक पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आर्मी चलाती है, लेकिन फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर का अपना एक रोल होता है, अपना एक ओहदा, एक रेस्पेक्ट है, और ऐसे में उनको ना बुला करके सिर्फ असीम मुनीर को बुला करके ये बातचीत होना अपने आप में। आप लोग तो वो कह रहे हैं ना, मैंने तो काफी न्यूज चैनल सुनी है आपकी इंडिया की, वो तो उसको फील्ड मार्शल कह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बिहाइंड द सीन्स क्या लॉबिंग चल रही है बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। बिकॉज देखिए आपने चाइना का नाम लिया, आपने इंडिया का नाम लिया, आपने रशिया का नाम लिया, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला नहीं है। और पाकिस्तान के दोनों रिलेशन ऐसी है, उनके रिलेशन विद ईरान आर आल्सो गुड एंड उनके रिलेशन विद यूएसए आर आल्सो गुड। तो वो भी तो हॉट सीट पर हैं, तो हो सकता है कि वो बिहाइंड द सीन ये भी बात कर रहे हो कि भाई अब हेल्प करो इसमें। बिल्कुल भृगुराज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर, बहुत जल्दी से सर इसका जवाब, क्योंकि जो बात यहाँ पर कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, हम तो पाकिस्तान को उस जगह पे देखते भी नहीं है कि पाकिस्तान कहीं पर किसी चीज़ की जो है इंटरवीन करके जो है स्थिति को संभाल सके। उसके लिए तो वो है कि उसे जो कह दिया जाएगा अमेरिका और चाइना की तरफ से वो वही करेगा। जी मुझे कह रहे कि आप भृगुराज जी जी आप थोड़ा बात फिर से दोहराएंगे जरा? जी, ये पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि हम उस जगह पे पाकिस्तान को देखते ही नहीं है कि वो किसी के बीच में जो है मध्यस्थता के तौर पर वो कर सके, तो ऐसे में अमेरिका चाइना उसे जो कहेगा वो तो वही करेगा, इसलिए उसकी वो जगह ही नहीं बन पाती है। देखिए आज का दौर ऐसा है कि पूरी दुनिया में हर देश को अमन और शांति का माहौल चाहिए। उसमें भारत ने सबसे ज्यादा कदम बढ़ाया है, और यही एक विचारधारा है जो आगे जाके चलने वाली है। और
शायद उसमें उठाव या चढ़ाव, थोड़ा उठाव चढ़ाव आएगा, लेकिन वही एक दिशा है